हेलो गाइस, वेलकम टू कार्टोग्राफी आईएएस अ रेवोल्यूशन इन इंडियन एजुकेशन। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का कार्टोग्राफी आईएएस प्लेटफॉर्म पे। और आज हमारी क्लास है गाइस यूपी पीसीएस 60 डेज क्रैश कोर्स की। मैं प्रियंका आपकी मेंटोर गाइस पॉलिटी में आपके ले रही हूँ यूपी पीसीएस क्रैश कोर्स में। और हम आज डील करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ। ठीक है, तो बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं, क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट क्लास में गाइस हम मौलिक अधिकारों की बात कर रहे थे और हमने आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 तक हमने देख लिए थे। ठीक है, आर्टिकल 22 तक देख लिए थे। आज हमें नया आर्टिकल स्टार्ट करना है आर्टिकल 23 से। 23 और 24 गाइस आपका, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ये हमें देखना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका अनुच्छेद 23 से 24 में है। ठीक है, तो एक एक आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 23 आपका क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 23 क्या कहता है गाइस। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। ठीक है, एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है, बलात् श्रम और मानव तस्करी में का निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। ठीक है, अब देखिए पहली बात तो हम बात करते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, बलात् श्रम मतलब फोर्स लेबर क्या है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है। देखिए मानव तस्करी आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं जनरली, आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे जैसे आपके जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, उड़ीसा से मैं बात करना शुरू करूं और अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में जाऊं, मेघालय, मणिपुर, आपका वेस्ट बंगाल, ऐसे स्टेट्स में अगर हम जाएं तो वहां से आपने काफ़ी बार सुना होगा कि जो आपकी नॉर्थ दिल्ली में काफ़ी बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल्स की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी लड़कियां आती हैं यहाँ काम करने बिना अपनी मर्जी के। ठीक है, तो वो एक हम देख सकते हैं एंगल जो प्रेजेंट हमारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है चल रही है। ठीक है, फोर्स लेबर की अगर मैं बात करूं तो ज़बरदस्ती अगर आप किसी से काम करा रहे हैं तो दैट कम्स इनटू फोर्स लेबर। अब फोर्स जो वर्ड है गाइस, ये फोर्स्ड लेबर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फोर्स के बारे में नहीं बात करता। इट नॉट ओनली डील्स विद द फिजिकल फोर्स, इट डील्स ऑल्सो विद द इकोनॉमिकल फोर्स। इकोनॉमिक फोर्स, अगर किसी को ज़बरदस्ती आपने पैसों के लिए फोर्स लेबर कराया है तो भी आपके ऊपर अनुच्छेद 23 वैध है, बाध्य है आपके ऊपर। आर्टिकल 23 इज वैलिड इफ यू आर फोर्सिंग समवन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल ग्राउंड। ठीक है, तो फोर्स जो है हमारे दोनों संविधान में दोनों फैक्टर्स पे डील करता है, फिजिकल फोर्स भी और इकोनॉमिक फोर्स भी। ठीक है गाइस, आई होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो इससे कुछ रिलेटेड एक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। आप सुना होगा, क्वेश्चन आता है कभी कभी कि सीता एक्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, तो सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक, एक सेकेंड गाइस, 2 मिनट होल्ड कीजिए जरा। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। ठीक है, कहाँ थे हम, हाँ सीता एक्ट हम देख रहे थे। ठीक है, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन्स एंड गर्ल्स एक्ट कौन से सन का है, ये कौन से ईयर का है, 1956। क्लियर है, तो सीता एक्ट क्या है, बेसिकली सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन्स एंड गर्ल्स एक्ट। ठीक है, सीता एक्ट से हमने पीता एक्ट की तरफ शिफ्ट किया था, विच से पी की जगह बस एस, सेपरेशन की जगह आपको प्रोहिबिशन आ जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट उस पर चलते हैं गाइस।
एक चीज़ में आपको और मुझे ध्यान आई, इसका एक्सेप्शन और है गाइस। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, हर फंडामेंटल राइट का क्या होता है, हमारा एक्सेप्शन होता है। तो इसका एक्सेप्शन क्या है कि कहाँ पे आपको फोर्स लेबर भाई करने को फोर्स किया जाएगा, ठीक है, आपको काम करने के लिए फोर्स किया जाएगा। कौन कर सकता है? ओनली स्टेट कैन फोर्स यू टू प्रोवाइड कंपल्सरी सर्विसेज, ठीक है। अब ये कंपल्सरी सर्विसेज क्या है? इमेजिन करिए, सपोज चाइना ने हम पे अटैक कर दिया है और पाकिस्तान ने भी हम पे अटैक कर दिया है, और जितनी भी हमारे आर्म फोर्सेज हैं कम पड़ रही हैं, ठीक है ना, जो हमारे जितने भी सेना है, बल सेना है, वो कम पड़ रही है। तो क्या होगा? नॉर्मल सिटीजन्स को बोला जाएगा कि भाई जाओ, आप ग्राउंड पे जाइए और इंडिया की तरफ से फाइट कीजिए। तो वो तो एक्चुअली हमारा काम नहीं था। तो उस टाइम पे क्या कर सकती है सरकार, गवर्नमेंट हमको फोर्स कर सकती है, किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए फोर्स कर सकती है आपको? फोर्सफुली आपको काम करने के लिए। लेकिन दैट कम्स अंडर द कंपल्सरी सर्विस, क्योंकि आप बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आपका राइट, आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको क्या है, इंडिया का क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए इंडिया को किसी भी प्रॉब्लम से। तो उस टाइम पे क्या होगा, स्टेट आपको फोर्स कर सकती है, और वो बेसिकली कंपल्सरी सर्विस में आएगा, और वो फोर्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो वो अगर आप उस टाइम पे इंडिया को कंपल्सरी सर्विसेज देंगे, तो दैट विल नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फोर्स विच इज डिफाइंड इन आर्टिकल 23, ठीक है। फोर्स मैंने दो टाइप के बताए, फिजिकल फोर्स भी हो सकता है और इकोनॉमिकल फोर्स भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, फिजिकल फोर्स और इकोनॉमिकल फोर्स, दो टाइप का फोर्स हमारा संविधान क्या है, डिफाइन करता है। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। फिर आते हैं अपने अगले आर्टिकल के ऊपर, आर्टिकल 24। अब देखिए 23 में हमने बात की कि कैसे हमें बालाज श्रम, फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना है। फोर्स लेबर हमने कोई एज डिस्क्राइब नहीं की थी, सभी पे था, ठीक है। 24 क्या है, सिर्फ और सिर्फ हम चाइल्ड लेबर की बात करते हैं। चाइल्ड लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ बेसिकली चाइल्ड लेबर, ठीक है। कहाँ पर? कहीं पर भी चिल्ड्रन की एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट करना है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। आज की डेट में कहीं पर भी आप चिल्ड्रन को काम नहीं करा सकते। अगर अब मैं चाइल्ड की बात करूं, तो भाई चाइल्ड कौन है? भारत का संविधान, भारत इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आपका डिफाइन करता है कि कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन हु इज लेस देन 14 ईयर्स ऑफ एज, कोई भी व्यक्ति 14 वर्ष की आयु से कम है, तो उसे क्या बोला जाएगा? चाइल्ड बोला जाएगा। क्लियर है? तो चाइल्ड की डेफिनेशन हमने देख ली। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी पर भी क्या कर सकते हैं, फोर्सफुली नहीं कर सकते, चाइल्ड लेबर को फोर्सफुली नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ कुछ एक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। देखिए चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, या हम इसे चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन एक्ट भी कहते हैं, 1986 का, ठीक है ना। थोड़ा टेढ़ा चला गया, सॉरी। चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, ये क्या कहता है कि जितने भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको आप फैक्ट्रीज वगैरह में काम नहीं करा सकते, कोई भी ऐसा काम नहीं करा सकते जो हजार्डियस नेचर का हो, ठीक है। लेकिन इसने कहाँ पे काम करने को मना नहीं किया था, आप नॉन हजार्डियस काम अलाउड थे, ठीक है, हजार्डियस काम अलाउड नहीं थे आपके। तो नॉन हजार्डियस में कैसे हो गए, जैसे ढाबे में आप देखते हैं काफ़ी मतलब आपने सुना होगा कि छोटे छोटे बच्चे क्या है, प्लेट धोते हैं, चाय का कप उठाते हैं या सर्विंग करते हैं, ठीक है, या किसी घर में काम करते हैं। तो दैट वर्क, दोज वर्क वर नॉट इंक्लूडेड इन दिस एक्ट। तो उसी के बाद क्या हुआ, हमारा न्यू एक्ट आया। देखिए क्या होता है, स्टोरीज हल्की सी बताती हूँ लिंकेज के लिए। 2002 में 86 अमेंडमेंट आपका आया था, जो हमने अभी पिछली क्लास में आर्टिकल 21A देखा था, जिसने क्या किया था, 21A ने राइट टू एजुकेशन दिया था ना 6 से 14 साल की उम्र की बच्चों के लिए। तो जब 2002 में हमारा 86 अमेंडमेंट आया, तो क्या कहा उसने कि कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। तो भाई जब कंपल्सरी एजुकेशन है, तो फिर आप एक जगह कह रहे हो कि ठीक है नॉन हजार्डियस जगह पे काम कर सकते हैं, एक जगह कह रहे हो कंपल्सरी एजुकेशन है, तो कैसे चलेगा। तो इसीलिए ये क्या कहा गया, 2005 में बोला गया कि देयर विल बी अ टोटल बैन ऑन चाइल्ड लेबर
below 14 years in all occupation, in all occupation, ठीक है। ये कब कहा गया आपका, जब 2002 में हमारा 86 अमेंडमेंट आया था, उसी के बाद हमने 2005 में बोल दिया कि भाई अब जब कंपल्सरी एजुकेशन है तो किसी भी बच्चे से काम नहीं कराया जा सकता, और 2005 में हमने बोल दिया देयर विल बी अ टोटल बैन ऑन चाइल्ड लेबर बिलो 14 ईयर्स इन एनी ऑफ द ऑक्यूपेशन, ठीक है। लेकिन ये ढंग से ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि कोई भी प्रॉपर अधिनियम नहीं आया था, ये सिर्फ क्या था, एक रूल निकाल दिया गया था, लेकिन कोई एक्ट नहीं आया था। तो अब प्रॉपर एक हम एक्ट लेके आए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, सही तरीके से क्रियान्वित करने के लिए, इसको हमने एक्ट लेके आए काफ़ी सालों बाद। वो क्या लेके आए कि अगर अब कोई भी करता हुआ ये पाया गया तो चाइल्ड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 2012 के तहत उसको क्या मिलेगी, सज़ा मिलेगी। प्रोहिबिशन एक्ट 2012। फिर हम ये न्यू एक्ट लेके आए जिसके तहत क्या था, हमने बोला कि अगर अब कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे से काम कराता हुआ नजर आया जो 14 वर्ष से कम है तो उसको क्या मिलेगा, इसके अंडर क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। क्लियर है। तो ये बातें हमने कब कहा की, अपने आर्टिकल 24 में की। इतना क्लियर है गाइस। चलिए अब चलते हैं हम अपनी आगे की राइट्स पे बात करते हैं, और अगली हमारी जो राइट्स है वो क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 25 से आपका 28 तक, ठीक है। अनुच्छेद 25 से 28 तक। क्लियर है, ठीक है। तो एक एक करके राइट ये भी देख लेते हैं गाइस। आर्टिकल 25 आपका क्या कहता है, फ्रीडम टू फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ एनी रिलीजन। किसी भी धर्म को अपनाना, प्रचार करना और उसका क्या करना, आचरण करना किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, ठीक है। चाहे आप किसी भी फैमिली में, आप हिंदू फैमिली में पैदा हुए हो, डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप मुस्लिम रिलीजन को अपनाना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू डू सो, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल 25 कहता है कि कहीं पर भी आप चाहें कि अपने विचार को प्रकट करना चाहें, प्रोफेस करना चाहें किसी भी धर्म के लिए तो आप अलाउड हैं। कोई भी आप प्रैक्टिस करना चाहें कोई भी रिलीजन, वो भी आप अलाउड है। और प्रोपागेट करना चाहें, मतलब ट्रांसमिट करना चाहें अपने रिलीजन को किसी एक जगह, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर आप उनको कन्विंस करना चाहते हैं तो वो भी अलाउड है, अनलेस एंड अनटिल आप किसी के कल्चरल या रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें, ठीक है। तो आर्टिकल 25 हमारा यही कहता है, ठीक है। अब एक इसमें लेकिन एक्सेप्शन है, जैसे सिखिज्म में हम देखते हैं किरपान सिखिज्म का क्या होता है, अहम हिस्सा होता है। जो हमने देखा होगा कि 5K की बात होती है हमारे सिख रिलीजन के अंदर, तो उसमें से 5K में से 1K क्या है, हमारा किरपान है, ठीक है। तो किरपान में क्या होता है, बेसिकली आप किरपान को, जैसे मैंने क्या बताया ऊपर कि हम ढंग से प्रोफेस कर सकते हैं अपने जो हम आपके विचार हैं वो व्यक्त कर सकते हैं ढंग से, लेकिन किरपान का हम यूज़ नहीं कर सकते कहीं पर ऐसी जगह जहाँ पे बेसिकली सिक्योरिटी का खतरा हो। तभी आप देखेंगे कि जो एयरपोर्ट्स होते हैं या जो हमारे मेट्रो स्टेशंस होते हैं वहाँ पे जो बड़े किरपान होते हैं वो ले जाना अलाउड नहीं है। एयरपोर्ट पे तो आपके छोटे जो किरपान होते हैं वो भी ले जाना अलाउड नहीं होते। क्यों? क्योंकि आप देखा जाए तो एक तरीके का प्रचार ही कर रहे हैं अपने धर्म का, लेकिन ये कहीं प्रचार किसी की सिक्योरिटी को हार्म कर सकता है, तो दैट इज़ वाई दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग जो हमारे 4 धर्म ही दिए हुए हैं, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, ठीक है, क्रिश्चियन, ठीक है, 3 धर्म दिए हुए हैं। और कहा गया है कि इन हिंदू के ही अंदर आपके सब सेक्ट है आपका सिख, जैन और बुद्धिज्म। तो ये जो हमारे सिख, जैन और बुद्धिज्म धर्म है वो किसी का सबसेक्ट है, हिंदू का ही सबसेक्ट है। तो अपना आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग जो मेन धर्म दिए हुए हैं वो हमारा पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा क्रिश्चियनिटी,
ठीक है ना। और वैसे भी आप देखेंगे जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म ये क्या है, हिंदू के ही क्या है, सब पार्ट हैं, ठीक है। तो अगर बात किया जाए कि अगर कोई आपसे कहे कि सिख, जैन, बुद्धिज्म हिंदू के पार्ट है, ये कहाँ लिखा गया है, तो आप बता सकते हैं कि अनुच्छेद 25 में ये चीज़ कही गई है, ठीक है। फिर चलते हैं गाइस आर्टिकल 26 पे, वो क्या कहता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। अब देखिए ऊपर 25 में आपने देखा था कि हमने किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को अपनाने, अपने प्रचार करने, उसको विचार व्यक्त करने या ट्रांसफ़र करने की राइट दे रही, ठीक है। अब जब उसको ये सब मिल गया तो अब वो क्या करेगा, एक नॉर्मली सोचिए कि वो अपना शायद कोई मंदिर खोले, कोई चर्च खोले, कोई कुछ खोले, तो यहाँ क्या उसको अगली राइट क्या दी जाती है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। तो धार्मिक कार्यों को चलाने की स्वतंत्रता, तो इसमें कौन कौन सी राइट दी जाती है, right to establish religious institution, ठीक है, right to manage its affairs, राइट टू ओन प्रॉपर्टी, मतलब अगर आप कोई मंदिर बनाते हैं तो उस प्रॉपर्टी को आप ओन भी कर सकते हैं, ठीक है। और राइट टू एडमिनिस्टर, और एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपने धर्म को का प्रचार करने के लिए कोई मंदिर, कोई चर्च, कोई मदरसा खोलना चाहें तो आप खोल सकते हैं। उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप उसके अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, उसके कार्य को मैनेज कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी आप ओन कर सकते हैं, और उसमें क्या कर सकते हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो ये राइट आपकी कौन देता है, आपका अनुच्छेद 26 देता है। इसमें गाइस कुछ कंडीशंस होती हैं, वो और देख लेते हैं। पहली क्या है कि शुड बी कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, मतलब कोई एक ही व्यक्ति नहीं कर सकता, कुछ अलग अलग इंडिविजुअल व्यक्तियों का कलेक्शन होना चाहिए। मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो कोई ग्रुप होना चाहिए, ठीक है ना, जो आपके ये रिलीजियस इंस्टीट्यूट को क्या करे, मैनेज करे या रिलीजियस इंस्टीट्यूट को बनाए, ठीक है। और जो आपका जो ये सारे लोग होंगे उनका क्या होगा, एक कॉमन क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। और आपका क्या होना चाहिए, जो भी आपने इंस्टीट्यूट खोला है उसका कोई एक अलग से नाम होना चाहिए जो किसी और के से मैच ना करे, ठीक है। शुड हैव अ डिस्टिंक्ट नेम। आपने देखा होगा कि कोई मंदिर होता है तो ट्रस्ट पे खुलता है, ठीक है, तो हम ये उसी की बात कर रहे हैं कि कोई चीज़ किसी ट्रस्ट के नाम से खुलती है, मंदिर कोई खुलता है, कोई मदरसा खुलता है, तो आपका ट्रस्ट होता है। तो वो जो ट्रस्ट है उसको बनाने के लिए ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल चाहिए या एक ग्रुप चाहिए, ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल चाहिए या ग्रुप चाहिए। फिर इन सभी लोगों का कॉमन एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, कॉमन एक आपका धर्म होना चाहिए, ठीक है ना। और तीसरा हमारा कि जो ये इस ट्रस्ट का नाम होना चाहिए, ये एक डिस्टिंक्ट नाम होना चाहिए, इस नाम से आपका कोई और ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें हमारी अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 26 में कही गई हैं, आर्टिकल 26 कहता है, ठीक है। फिर आते हैं हमारा आर्टिकल 27 क्या कहता है कि अब आपने मंदिर खोल लिया, सोचो अब उसमें जो इनकम होगी उसको सरकार क्या कर देगी, टैक्स फ्री कर देगी। तो ऐसे याद करते रहो कि कहानी बनाते रहो कि 25 में क्या हुआ, 26 में क्या हुआ और अब 27 में क्या हुआ। तो ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर दी प्रमोशन ऑफ रिलीजन, ठीक है ना, धार्मिक कार्यों का बेसिकली आपने प्रमोशन किया, उसके लिए आपको कर से मुक्ति, ठीक है ना,
धार्मिक कार्यों के लिए, धार्मिक कार्यों का प्रचार करने के लिए कर से मुक्ति। तो जितने भी हमारे, आपने सुना होगा कि आप कोई भाई अगर किसी पॉलिटिशियन के पास बहुत पैसा है तो वो दो चीज़ें बना देते हैं, मंदिर बना लेते हैं, स्कूल बना लेते हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि इनकी जो इनकम होती है गाइस वो टैक्स फ्री होती है, कर से कर मुक्त होती है, ठीक है ना। तो क्यों कहा गया है हमारा ये आर्टिकल 27 में कहा गया है कि फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। मतलब नो पर्सन विल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर प्रमोटिंग देयर रिलीजन, ठीक है ना। किसी भी व्यक्ति को कंपेल नहीं किया जाएगा, फोर्स नहीं किया जाएगा, मजबूर नहीं किया जाएगा अपने धर्म के प्रचार करने के लिए कि कर दें, उस चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर एक चीज़ और, ये जो टैक्स से मुक्ति है बट फीस होगी, ठीक है ना। किसी भी ट्रस्ट को सोचिए खोलने के लिए क्या होती है, एक फीस चाहिए होती है, तो जो फीस होती है वो ली जाएगी, टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, ठीक है। चलते हैं फिर हम अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 28, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, नो पर्सन will be forced to attend any religious institutions, instruction no person will be forced to attend any religious instruction in any educational institute without his consent। किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं किया जाएगा कि किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर उसे किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा या धार्मिक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे, वो इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारे बच्चे हैं स्कूल में जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि वहाँ पे क्या होता है, सपोज आप बीइंग एन हिंदू, सपोज किसी क्रिश्चियन मिशनरी में आपका एडमिशन हो गया, किसी क्रिश्चियन स्कूल में एडमिशन हो गया। अब वहाँ क्या होता है, प्रेयर गाई जाती है स्टार्टिंग में। तो जो प्रेयर होती है, अगर वो क्रिश्चियन ऑब्वियसली किसकी प्रेयर होगी, क्रिश्चियन धर्म की प्रेयर होगी, ईसाई धर्म की आपकी प्रेयर होगी। तो अगर आप चाहें और आपका बच्चा अगर उनको नहीं गानी है तो कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है कि उस आप इंस्टीट्यूट के अंदर उस प्रेयर का हिस्सा बने या उसको सुने। लेकिन क्या होता है, बीइंग द पेरेंट्स एंड बीइंग द स्टूडेंट्स, वी डोंट हैव द आइडिया कि हमारे पास ये आर्टिकल 28 का राइट है, ठीक है। तो और आप वो भी छोड़िए कि हिंदू वाला क्रिश्चियन नहीं सुन सकता, अगर आप हिंदू ही हैं लेकिन आप फिर भी हिंदू प्रेयर नहीं सुन सकते तो वो भी आपकी राइट है कि इट इज़ ऑल योर राइट कि आप अटेंड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो कोई भी व्यक्ति को फोर्स नहीं किया जाएगा कि किसी भी तरीके की धार्मिक वो प्रेयर या धार्मिक इंस्ट्रक्शन को वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सुने बिना उसकी कंसेंट के। ये कहता है हमारा आर्टिकल 28, ठीक है। अब ये जो आपका वर्ड है इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट की परिभाषा और दी गई है आर्टिकल 28 के अंदर कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है आपका, आर्टिकल 28 क्या बोलता है कि इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मतलब कौन कौन इसमें आएंगे, ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट जो प्रॉपर स्टेट गवर्नमेंट का होगा वो आएगा, ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट जो जिसका ट्रस्ट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर बना होगा, ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट जो रिकॉग्नाइज्ड होगा स्टेट गवर्नमेंट से, और ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट जिसको चलाने की एड मिलती होगी स्टेट से। तो ये सभी प्रकार के स्टेट जो हैं वो आपके सभी प्रकार के इंस्टीट्यूट जो है आर्टिकल 28 की परिभाषा में आते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अगला आगे चलते हैं हम 25 से 28 हमने देख लिया। अब आएंगे हम 29 और 30 हमारी राइट के ऊपर। क्या कहती है वो, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये क्या कहता है, संस्कृति और आपकी शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल
29 और 30, अनुच्छेद 29 और 30, ठीक है। एक एक करके ये भी देख लेते हैं कि आपका अनुच्छेद 29 क्या कहता है और 30 क्या कहता है। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, ठीक है। इसमें क्या बात की जाती है, देखिए पहले तो मैं माइनॉरिटी शब्द बता दूं कि संविधान में हमारी दो प्रकार की माइनॉरिटीज का वर्णन किया गया है, ठीक है। कौन कौन सी माइनॉरिटीज होती है, एक तो धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग, रिलीजियस माइनॉरिटीज, और एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग। सिर्फ दो ही प्रकार की माइनॉरिटीज को दर्जा देता है हमारा संविधान, रिलीजियस माइनॉरिटीज और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा माइनॉरिटीज कौन कौन सी, जो हमने देख ली। फिर बात करते हैं आगे। अब इस आर्टिकल ने क्या कहा था कि इनके अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, ठीक है ना, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है। तो माइनॉरिटी सेक्शन का इंडिया में किसी भी हिस्से में राइट है कि हम इनके रिलीजन, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है ना। और नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब किसी भी व्यक्ति को एडमिशन के लिए मना नहीं किया जाएगा किसी भी ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो स्टेट के द्वारा मेंटेन किए गए हैं, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ आपका धर्म, आपकी जाति, आपका भाषा, इन बेसिस पे आपको नहीं रोका जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल आपका 29 कहता है। फिर चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल पे, आर्टिकल 30। राइट of minorities to establish and administer educational institutions, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, बेसिकली हमारे जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको अधिकार है कि वो अपना कोई भी धार्मिक संस्थान को खोल सकते हैं और उसको चला सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी मर्जी से अपना कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, अपने कोई भी शिक्षा संबंधित केंद्र खोल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल इसमें दूँ आपको, तो मदरसा एग्जाम्पल आ जाएगा आपका, क्रिश्चियन मिशनरीज एग्जाम्पल आ जाएगा आपका, ठीक है ना। क्रिश्चियन लोगों के जो स्कूल्स होते हैं वो खोल लेते हैं, मुस्लिम लोग अपने क्या कर लेते हैं, मुस्लिम स्कूल्स खोलते हैं, जिसे हम मदरसा के नाम से जानते हैं। तो आपके क्या होता है, ये सब हमारे स्कूल्स खोल लिए जाते हैं। ये क्या है, आपके अल्पसंख्यक लोग हैं, आपके मुस्लिम्स और क्रिश्चियन, इन्होंने क्या किया, अपना कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोला, उनको खोलने और उसको चलाने का उनको राइट होता है, ठीक है ना। तो ये बात हमारी कही गई है किसमें, आर्टिकल 30 के अंदर, क्लियर है। तो इसके साथ हमारी आर्टिकल 29 और 30 खत्म होती है, जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, ठीक है। फिर अगला आर्टिकल 30 के बाद कौन सा आता है, 31। अब 31 क्या था, आज की डेट में नहीं है, लेकिन पहले क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी। दो जगह था ये, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, आर्टिकल 19 में भी था, उसे हटाया गया था, और आर्टिकल 31 में भी है, इसे भी हटाया गया, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी हमारा संपत्ति का अधिकार कौन से संविधान संशोधन से हटाया गया, हमने 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा हमारा राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया गया, रिपील किया गया, ठीक है, हटाया गया, क्लियर है। और आज की डेट में राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट हमारा कहाँ पर है, अनुच्छेद 300 कैपिटल ए लीगल राइट के फॉर्म में आता है, कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है अब, ठीक है। इतना समझ आया। ओह शिट, मुझे लगता है मैंने माइक लगाना भूल गई थी। आई होप आवाज़ मैं इतने तेज़ बोल रही हूँ कि आपको आवाज़ आ रही होगी।
ठीक है ना। चलिए चलते हैं आगे। अब आपको और क्लियर आवाज़ आ रही होगी आई गेस, ठीक है। चलिए अब आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सॉरी, कौन सा, अनुच्छेद 32, ठीक है। ये क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो मैं बहुत जल्दी जल्दी करा रही हूँ, मुझको पता है, मैं नीचे अंदर डीप एनालिसिस में नहीं जा रही हूँ किसी भी आर्टिकल के। क्यों? क्योंकि अगर हम यूपी पीसीएस की क्लास ले रहे हैं और यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स की बात करें तो बस पेपर में आपका आर्टिकल, उसके अंदर के बहुत हुआ उसके अंदर के एक्सेप्शंस पूछ सकता है, जो भी नहीं पूछता, आज तक नहीं पूछे, सिर्फ आर्टिकल पूछता है और उसकी कौन सी राइट है वो पूछता है। तो मैं बिल्कुल भी इसमें डीप एनालिसिस में नहीं जा रही हूँ क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टाइम की क्या है, कमी है, शॉर्टेज है। अदरवाइज जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लासेस कराई थी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, उसमें प्रॉपर डीप एनालिसिस में गई थी, प्रॉपर यूपीएससी लेवल के लिए गई थी। इसमें मैं आपको जल्दी जल्दी करा रही हूँ, रीजन बीइंग कि आपको यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स पूरा कवर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा एक भी चीज़ उसमें से छूटेगी, क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम आती है हमारी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कि कौन सा आर्टिकल है, कौन सा संवैधानिक संशोधन हुआ था, किस संवैधानिक संशोधन से मतलब जोड़ा गया था, ठीक है, और कोई एक्सेप्शन है, अगर ये सब चीज़ें आती हैं, और इससे ऊपर हमारा कोई नहीं आता। या कोई एक्ट पूछ लेते हैं या कोई केस रिलेटेड होता है, जैसे मैंने आपको केसेस बताए हैं वो सब पूछ लेते हैं, और इससे ऊपर हमारा कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो चलते हैं आर्टिकल 32 में चलते हैं गाइस। अब इससे क्या क्या रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार का आर्टिकल पूछ लेते हैं। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का आर्टिकल कौन सा है हमारा, अनुच्छेद 32, ठीक है। इसको बेसिकली हमने क्या बोला गया है, आर्टिकल 32 को बोला गया है सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय का दर्जा दिया गया है अपने अनुच्छेद 32 को। अब ऐसा क्यों भाई, ऐसा दर्जा हमने क्यों दिया है? ऐसा दर्जा इसलिए दिया है क्योंकि अगर आपकी कोई भी फंडामेंटल राइट को छीना जाए, इन्फ्रिंज किया जाए, तो आप कोर्ट जाएंगे। कौन से कोर्ट जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। किस अनुच्छेद के थ्रू जाएंगे? अनुच्छेद 32 के थ्रू जाएंगे। तो आपकी अगर कोई भी फंडामेंटल राइट छीनी जाएगी आपसे, तो गाइज आप लोग उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के थ्रू। और ये जो राइट है आपकी, ये बाकी सभी फंडामेंटल राइट्स की एक तरीके से प्रोटेक्शन करती है। तो प्रोटेक्टिव लेयर होती है ये बाकी सभी राइट्स के लिए, ठीक है। ये 5 रिट इशू करती है। ये भी क्वेश्चन आता है कि 5 रिट हम किस अनुच्छेद के द्वारा लगा सकते हैं। तो आर्टिकल 32 के थ्रू हम 5 रिट का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। देख लेते हैं वो 5 रिट कौन कौन सी हैं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है आपकी हेबियस कॉर्पस। ये क्या कहती है आपकी, टू हैव द बॉडी। किसी भी व्यक्ति को, आपको अगर गिरफ्तार आपने किया है और उसको आपको कोर्ट के समक्ष उस व्यक्ति को प्रस्तुत करना है, मतलब उसकी बॉडी को प्रस्तुत करना है। बॉडी ऐसे मतलब पूरा का पूरा व्यक्ति आपको क्या करना है, कोर्ट के सामने आपको लाना है, ठीक है ना। तो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको प्रस्तुत नहीं किया जाए तो आपकी क्या है, फंडामेंटल राइट छिनती है और कोई भी रिट लगा सकता है, ठीक है ना। अब ये रिट जो है वो बेसिकली कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट अथॉरिटी। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसके खिलाफ लगाई जाती है, पब्लिक एंड प्राइवेट अथॉरिटी, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। पब्लिक एंड प्राइवेट अथॉरिटी के खिलाफ ये रिट लगाई जाती है हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब होता है कि टू प्रेजेंट अ बॉडी, मतलब किसी भी व्यक्ति को सामने समक्ष लाया जाए। और अगर आप नहीं लाते हैं, नहीं ला पाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति उसके अगेंस्ट क्या कर सकता है, रिट लगा सकता है। और ये रिट हम किसी भी पब्लिक या प्राइवेट अथॉरिटी के अगेंस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहली रिट आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। फिर चलते हैं हमारी दूसरी रिट की तरफ, जो है हमारी मैंडेमस, ठीक है। मैंडेमस का क्या मतलब होता है,
वी कमांड, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, ये जो कमांड है ये हम किसी भी पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट लगा सकते हैं, उस पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट, ठीक है। ये कमांड लगाया जाता है पूछने के लिए कि भाई तुमने अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म किया या नहीं किया, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी ड्यूटीज को, पब्लिक ऑफिशियल की बात कर रही हूँ, ठीक है, सरकारी कोई अफसर अपनी अगर ड्यूटी को परफॉर्म करने से मना कर देता है या फिर फेल हो जाता है, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में असक्षम हो जाता है, तो उसके खिलाफ कोर्ट क्या लगाया जाएगा, मैंडेमस लगाया जाएगा आर्टिकल 32 के तहत। क्लियर है? ये किस पे लगेगी, किसी भी पब्लिक ऑफिशियल पे। पब्लिक ऑफिशियल सरकारी अफसर, अफसर की जगह सरकारी पूरा का पूरा ऑफिस भी हो सकता है, पब्लिक ऑफिस भी हो सकता है, तो ये किस पर लगाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। किस पे लगाया जाएगा, पब्लिक ऑफिशियल के ऊपर हमारी, या पब्लिक ऑफिस के ऊपर हमारी मैंडेमस क्या है, लगाई जाती है। क्लियर है? फिर आते हैं तीसरी राइट, तीसरी जो हमारी रिट है, सॉरी, क्या है, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन आपका क्या कहता है, टू फॉरबिड। अब ये किस पे लगाई जाती है और ये क्या है वो देख लेते हैं। देखो, इट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट ऑन अ लोअर कोर्ट। अब देखिए, ये हायर कोर्ट कौन हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है, हाई कोर्ट। अगर सुप्रीम हाई कोर्ट लगाएगा तो ऑब्वियसली वो किस पे लगाएगा, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे लगाएगा या सेशन कोर्ट पे लगाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर ये लोअर कोर्ट अगर हाई कोर्ट हो गया तो फिर यहाँ पे हायर कोर्ट कौन सा होगा, सुप्रीम कोर्ट। मतलब एक उच्च बड़ा न्यायालय एक छोटे न्यायालय पे ये रिट लगा सकता है, ठीक है ना। इस रिट में क्या होगा कि अगर आपने कोई भी अपने ज्यूरिसडिक्शन से ऊपर का काम किया है, जितना आपका काम करने का क्षेत्र है, अगर अपने काम करने के क्षेत्र से आपने उससे बाहर का काम किया है, कोई ऐसा केस ले लिया जो आपकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है, ठीक है, तो ये क्या है, प्रोहिबिशन लगी जाएगी कि रोक दिया जाए, प्रोहिबिट कर दिया जाए उस काम को। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कहेगा कि नहीं आप रुक जाइए, ये काम आपकी क्या है, ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है। क्लियर है इतना? तो ये जो रिट है वो क्या है, बेसिकली टू प्रिवेंट लोअर कोर्ट from exceeding its jurisdiction। ठीक है, समझ आया? ये एक तरीके का क्या है, प्रिवेंटिव मेजर है कि पहले ही कुछ गलत काम होने से पहले ही कि आपके क्षेत्रफल में ये काम आता ही नहीं है, आप उसको रोक दीजिए, आपके ज्यूरिसडिक्शन में काम आता ही नहीं है, मतलब आपकी राइट से ये जो आपका वर्क है वो ऊपर है, तो आप इस चीज़ को रोक दीजिए। तो ये क्या है, एक प्रकार का प्रिवेंटिव मेजर है, किसी भी गलत कार्य के होने से पहले ही रोक दिया जाए। ठीक है, क्लियर है? तो ये थी हमारी प्रोहिबिशन। फिर हम बात करते हैं हमारी अगली चौथी रिट की, जो क्या है, सर्ट्यूररी। सर्ट्यूररी क्या कहता है गाइस? देखो, ये भी क्या होता है, इशूड बाय अ हायर कोर्ट ऑन अ लोअर कोर्ट। एक ऊंचा न्यायालय, ठीक है, निचले न्यायालय पे लगाएगा, वही यहाँ पे हायर कोर्ट आपका कौन सा हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो सकता है, और लोअर कोर्ट आपका हाई कोर्ट भी हो सकता है जब हायर कोर्ट आपका सुप्रीम कोर्ट होगा, और बाकी नहीं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट्स। ठीक है, अब ये आपकी कब लगती है, जब हमें कोई केस जो है पेंडिंग हो हमारे लोअर कोर्ट पे और वो केस पेंडिंग केस को हाई कोर्ट अपने पास लेना चाहे, तब हमारी ये सर्ट्यूटरी लगती है। ठीक है, तो इट इज इशूड टू ट्रांसफर a case pending with the lower court। ठीक है,
अब ये रिट कब लगाई जाती है, जब कोई केस को, जो कब कोई केस पेंडिंग हो लोअर कोर्ट में, ठीक है। सपोज हाई कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है और उनसे सक्षमता से पूरी सक्षम नहीं हो रहा है हाई कोर्ट के उसको ठीक से रन कर सके उस केस को, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा कि भाई ठीक है तुम हाई कोर्ट अब ये केस मेरे को दे दो। तो अब कोई भी ऐसा केस जो लोअर कोर्ट में पेंडिंग हो वो अपने पास बुलाने का अधिकार रखता है हायर कोर्ट। तो हायर कोर्ट कैन बी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो इस रिट को जब वो लगाएगा तो वो रिट को क्या कहा जाएगा, सर्ट्यूलरी, ठीक है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। फिर आगे चलते हैं और अब लास्ट अपनी रिट देखते हैं, वो कौन सी है, क्यू वारंटो। इसका क्या मतलब है कि भाई किस अथॉरिटी से, बाय व्हाट अथॉरिटी और बाय व्हाट वारंट, भाई किस अथॉरिटी से आपने ये काम किया। अब ये किसको बोला जाएगा, ये किसी पब्लिक ऑफिसर या ऑफिस को बोला जाएगा कि आपने किस अथॉरिटी से, पब्लिक ऑफिस या पब्लिक ऑफिसर को बोला जाएगा कि आपने किस अथॉरिटी से ये काम किया, किसने राइट दी आपको ये काम करने की। कोई भी ऐसा इलीगल काम करते हैं या कोई गलत काम करते हैं, अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर का कोई काम करते हैं, ठीक है, तो उन पे ये क्यू वारंटो रिट लगाई जाती है, ठीक है, क्लियर है। और ये कौन लगाएगा, आपका कोर्ट्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये 5 रिट थी गाइस, जो मुझे लग रहा है आप लोगों को सबको समझ आई होंगी, ठीक है। अब इसकी इस अनुच्छेद 32 की 1-2 बातें और कर लेते हैं कि अगर देखिए हमको सुप्रीम कोर्ट जाना होता है, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अगर हमारी फंडामेंटल राइट्स हमसे छीनी जाएंगी तो आर्टिकल 32 लगेगा। वही अगर हमको हाई कोर्ट जाना होगा, कब, जब हमारी फंडामेंटल राइट्स हमसे छीनी जाएंगी, तो आर्टिकल 226 लगेगा, आर्टिकल 226 लगेगा, ठीक है। और दोनों ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही क्या है, ये 5 रिट इशू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ़र्क कितना है, ये जो आर्टिकल 32 है वो एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार ये खुद है, जबकि 226 आपका मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकारों का ही क्या कर रहा है, प्रिजर्वेशन कर रहा है। तो आर्टिकल 32 और 226 में बस यही एक अंतर है, क्लियर है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट उस पर चलते हैं। अब रिट्स हो गई हमारी, ठीक है, आर्टिकल 32 हो गया हमारा। अब आर्टिकल 33 पे आते हैं। ये क्या है, देखिए वैसे तो ये आपका पेपर में नहीं आता है, लेकिन फिर भी आ सकता है, तो देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या है हमारे अजीब अजीब आर्टिकल सब पूछने लग गए हैं। तो 30 अगर ये 33 पूछने का हमारे पास काफ़ी स्कोप है कि ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ये क्या कहता है, देखिए, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म फोर्सेस। ये अब 32 तक हम जनरली रटते हैं, 33 हमें नहीं पता होता क्या होता है, 33, 34, 35 नहीं पता होता जनरली। तो क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म फोर्सेस। इसमें क्या होता है, कौन रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, सिर्फ पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, किसकी, फंडामेंटल राइट्स किसकी, आर्म फोर्सेस की। आर्म फोर्सेस में हमने क्या क्या देख लिया, यहाँ पे सारी आर्मी के जवान आ गए, पैरा मिलिट्री फोर्सेस आ गई, पुलिस फोर्स भी इसी में आ जाती है, इंटेलिजेंस एजेंसी भी इसी में आ जाती है आपकी, ठीक है। तो आपकी फंडामेंटल राइट्स को, इन आर्म फोर्सेस की मौलिक अधिकारों को छीनने का अधिकार या रोकने का, रिस्ट्रिक्ट करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक ही के पास है, किसके पास, संसद के पास। और ये कहाँ लिखा गया है, पार्लियामेंट के पास है। कहाँ लिखा गया है, अनुच्छेद 33 में लिखा गया है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, सिर्फ पार्लियामेंट, सिर्फ संसद, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। जो हमारे विधानसभा हैं या विधान परिषद हैं राज्य के, उनको अधिकार नहीं है भाई, सिर्फ आर्म फोर्सेस के फंडामेंटल राइट छीनने का अधिकार किसको है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र में जो हमारा संसद बैठा है, सिर्फ और सिर्फ उसको है। ये हमारा कहाँ लिखा गया है, अनुच्छेद 33 में लिखा गया है। आर्म फोर्सेस की डेफिनेशन संविधान क्या क्या कहता है, कोई भी आर्मी के जवान, आपके नेवी के जवान, सबके जवान हो गए तीनों फोर्सेस के। फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस भी इसी में आ गई, पुलिस फोर्स भी इसी में आ गई, और आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे CBI रो, वो सब भी क्या हो गई, हमारे इसी में आ जाती हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो मुझे लगता है ये आपको समझ आया होगा। फिर आते हैं हम अपने अगले आर्टिकल पे, अनुच्छेद 34, ठीक है ना।
देखिए अब बात ये फिर से वही करता है कि हमारी आर्म फोर्सेस की रिस्ट्रिक्शन की बात करता है, लेकिन मार्शियल लॉ के दौरान देख लेते हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म फोर्सेस ड्यूरिंग मार्शियल लॉ। ठीक है ना, क्लियर है। जब भी लॉ आपका टूटेगा, ब्रेकडाउन होगा, तो हम मार्शियल लॉ के टाइम पे या नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे हम क्या करते हैं, इस राइट को आर्टिकल 34 को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। कौन रिस्ट्रिक्ट करेगा? अगेन आपका किसकी अधिकार है? आपके पास पार्लियामेंट के पास अधिकार है। अच्छा, इसका कोई मार्शियल लॉ का कोई स्पेसिफिक क्या है वो नहीं दिया गया आपका सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया है कि किस कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो इसके परव्यू में आएंगे, ये चीज़ डिफाइन नहीं की गई है। ठीक है, ग्राउंड सिर्फ एक ही है कि जब भी आपका लॉ ब्रेक होगा, व्हेन लॉ इज ब्रोकन, उसी टाइम आपका क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स इन आर्म फोर्सेस की छीनी जाएगी। किनसे कौन छीनेगा? ऑब्वियसली सिर्फ एक ही छीन सकता है, कौन? पार्लियामेंट। ठीक है ना, किसी भी फोर्स की हम फंडामेंटल राइट छीन सकते हैं, ऑब्वियसली सिर्फ विद इन द इंडिया। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये था हमारा आर्टिकल 34। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। फिर हम अब अगला हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं, डीपीएसपी की बात करते हैं। नया हमारा भाग शुरू हो चुका है, पार्ट 4 थर्ड किया था हमने, ये कौन सा है? पार्ट 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये हमने कहाँ से लिया है। ठीक है, तो कहाँ से लिया है हमने? ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये लिया है। ठीक है, और अच्छा ये क्वेश्चन और आ सकता है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हमने तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, लेकिन ये जो आयरलैंड वाले लोग हैं उन्होंने किससे लिया था? उन्होंने किससे लिया था? स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उन्हें नोबल फीचर्स कहा गया है। क्या कहा गया है? कि डीपीएसपी हैज़ बीन कंसीडर्ड एज नोबल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्वेश्चन आ सकता है कि नोबल फीचर्स किसको बोला गया है, किसे बोला गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को बोला गया है। ठीक है, किसने बोला है ये चीज़? डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव रामाजी अम्बेडकर जो है हमारे, रामजी अम्बेडकर, उन्होंने क्या बोला है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज नोबल फीचर्स हैं किसके? भारतीय संविधान के। तो नोबल फीचर्स किसको कहा गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को। इसके बारे में कुछ अगर मैं बात करूं तो ये क्या होते हैं? नॉन बाइंडिंग होते हैं, वेयर एज जो हमारी फंडामेंटल राइट्स थी, मौलिक अधिकार थे, वो क्या थे? बाइंडिंग थे। क्लियर है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कंसेप्ट यूज हुआ है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट हमें बनाना है। ठीक है, स्टेट का बेसिकली वेलफेयर करना है। ठीक है, पुलिस स्टेट एक और चीज़ होती है, वो इसके डेफिनेशन में नहीं है। ठीक है, वेलफेयर स्टेट है, पुलिस स्टेट नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है। अब वेलफेयर स्टेट का वेलफेयर करेंगे तो कौन कौन से हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करती है स्टेट वेलफेयर के लिए? इकोनॉमिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर और डेमोक्रेटिक वेलफेयर। तो 3 टाइप के वेलफेयर हमारे होते हैं, इकोनॉमिक आर्थिक वेलफेयर, सामाजिक वेलफेयर और आपका डेमोक्रेटिक वेलफेयर। ठीक है, क्लियर है। तो ये 3 टाइप के आपके वेलफेयर किए जाते हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे। नॉन बाइंडिंग है, नॉन बाइंडिंग मतलब नॉन जस्टिशिएबल है, जिसके लिए कोई भी कोर्ट पे नहीं जा सकता है। अगर ये नहीं होंगे तो कोर्ट नहीं जा सकता है। ठीक है ना। और डीपीएसपी क्या है? स्टेट पे बाउंड नहीं है, नॉट बाउंड ऑन स्टेट।
अब क्या मतलब है इसका देख लेते हैं। देखो सिंपल भाषा में आपको अगर मैं समझाऊं तो जब इलेक्शन हो रहा होता है तो सबका, हर पार्टी का क्या होता है, मैनिफेस्टो होता है। मैनिफेस्टो क्या होता है, इलेक्शन से पहले हर पार्टी कहते हैं हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम दिल्ली में बिजली लाएंगे, हम बेसिकली इंटरनेट लगवाएंगे, पूरे इंडिया में वाईफाई के कनेक्शंस लगवाएंगे फ्री के, ये सब क्या है, मैनिफेस्टो है। तो मैनिफेस्टो को क्या बोला जाता है कि ये वो कार्य हैं जो राज्य सरकार करेगी अपने सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए, उद्धार के लिए, ठीक है। लेकिन वो नहीं करती अगर, तो क्या आप उस पर कोर्ट चले जाते हो। जैसे केजरीवाल जी ने कहा था कि जब दिल्ली में हमारी अभी गवर्नमेंट बनी है अभी दोबारा, तो ये चीज़ क्या कही गई थी कि दिल्ली पे, पूरी दिल्ली में क्या है, पूरी वाईफाई फ्री कर देंगे। तो क्या हमारे आज की डेट में वाईफाई आ गए? कहीं कहीं चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन क्या आ गई हैं आज की डेट में पूरी दिल्ली में 5 साल के अंदर? बिल्कुल नहीं आए हैं। तो क्या आप इसके लिए कोर्ट चले गए? नहीं चले गए, राइट। या अगर मैं और बात करूं कि हमारे योगी सरकार ने कहा था कि यूपी की सभी फीमेल्स को क्या है, लैपटॉप दिया जाएगा। तो क्या सभी फीमेल्स को लैपटॉप दे दिया गया है? नहीं दिया गया है, ठीक है ना। इनफैक्ट कुछ वर्गों की अगर हम बात करें तो पूरे वर्गों को भी नहीं मिला। लेकिन कोई क्या इसके खिलाफ कोर्ट चला गया? क्या नहीं चला गया, ठीक है। तो ये मैनिफेस्टो क्या होते हैं, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होते हैं, जो स्टेट पे बाइंडिंग नहीं होते, मतलब बाध्य नहीं होते, ठीक है, बाध्य नहीं होते। तो मतलब क्या है, आप कोर्ट नहीं जा सकते, नॉट जस्टिशिएबल। जस्टिस बेसिकली आप उसके लिए जुडिशरी का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखिए, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ना 3 प्रकार की प्रिंसिपल्स पे डिफाइंड है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशंस की, क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो 3 प्रकार की डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे क्लासिफाइड है, ठीक है। पहली अगर मैं बात करूं तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, दूसरी की मैं बात करूं तो गांधीयन प्रिंसिपल्स, तीसरी की मैं अगर बात करूं तो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, ठीक है। नीचे स्पेस नहीं है, कोई नहीं, चलो इसी में बता देते हैं। देखिए सोशलिस्ट प्रिंसिपल आपका क्या कहता है, ये क्या फॉलो करता है, हमारा समाजवाद का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो करता है, फॉलोस आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म। कौन सा सोशलिज्म? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। क्यों करता है? टू अटेन वेलफेयर स्टेट, ठीक है। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल को अगर हम देखेंगे तो ये बेसिकली क्या है, समाजवाद की जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उसको क्या करता है, फॉलो करता है। कौन सी सोशलिज्म अगर मैं बात करूं तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करता है ये, ठीक है ना। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मतलब कि समाजवाद ऐसा हो जिसमें लोकतांत्रिक समाजवाद, बेसिकली डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है, लोकतांत्रिक समाजवाद, जिसमें जो समाजवाद आपका करेंगे उन लोगों को आप चुनेंगे डेमोक्रेसी से, और क्यों करते हैं, स्टेट के वेलफेयर के लिए, ठीक है। इतना समझ आया सोशलिस्ट प्रिंसिपल। फिर आते हैं हम अपनी गांधीयन प्रिंसिपल्स पर, ठीक है। इनकी बात कर लेते हैं कि गांधीयन प्रिंसिपल्स क्या है ये, ठीक है। ये गांधीयन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, ठीक है ना। इनको कब लाया गया था, जब हमारी गांधी जी ने नेशनल मूवमेंट की थी तो उसमें बहुत सारी विचारधाराएं सामने आई थी। तो उन विचारधाराओं को ही आज हम किसी ना किसी स्कीम के तौर पे देखते हैं, या क्या करते हैं, हम किसी ना किसी प्रोग्राम के तौर पे देखते हैं। तो इसमें क्या, इसके अंडर क्या आएगा, एनी प्रोग्राम विच वॉज यूज्ड बाय गांधी जी ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट,
ठीक है। कोई भी प्रोग्राम गांधी जी के द्वारा जो नेशनल मूवमेंट में चलाए गए थे, उन्हीं प्रोग्राम की विचारधाराओं को आज की डेट में हम लेकर आए हैं अपने राज्य के सुधार के लिए। तो उनको क्या कहा जाता है, हमारा गांधीयन प्रिंसिपल्स कहा जाता है। ठीक है, फिर आते हैं अब ये क्या है, लिबरल इंटेलेक्चुअल पॉलिसी प्रिंसिपल्स। ऑब्वियसली ये क्या करेगा, आपकी फॉलो करेगा क्या, इट फॉलोज द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है ना। लिबरल लोग कौन होते हैं, जो बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए आपके नरम दिल लोग होते हैं, जो बेसिकली काफ़ी चीज़ों पे क्या होते हैं, लिबरल पॉलिसीज लागू करते हैं। तो ये क्या होते हैं, सॉफ्ट नेचर्ड लोग होते हैं, या जो क्या फॉलो करते हैं, आपकी फॉलो सिंपथी। तो ये हम कैसे देख सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, कि आपके काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्टेट क्या होती है, आपकी प्रोटेक्शन के लिए लिबरल पॉलिसीज़ को लेकर आता है सामने। तो वही हम लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स की यहाँ बात करते हैं। तो 3 प्रकार की हमारी प्रिंसिपल्स हैं जो हम देखने को मिलती हैं हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। पहला आपकी सोशलिस्ट प्रिंसिपल, दूसरा आपका गांधीयन प्रिंसिपल, और तीसरा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। इन 3 प्रिंसिपल से आपका मिलके बना है क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो 3 प्रकार की आपकी इसमें बेसिकली पॉलिसीज़ हैं। ठीक है, अब कुछ हमारी बेसिकली कुछ हमारी आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं। ठीक है ना। आर्टिकल 36 क्या कहता है, अनुच्छेद 36 डेफिनेशन की बात करता है, किसकी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें वो सब मैनिफेस्टो की बारे में बताता है कि है क्या बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है। आर्टिकल 37 आपकी क्या बात बताता है, कि जो आपकी डीपीएसपी है वो क्या है, नॉन जस्टिशिएबल है, नॉन जस्टिशिएबल हैं। 38 अनुच्छेद 38 आपकी किस बारे में बात करता है, सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, बेसिकली ये क्या बात करता है, हाउ टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम। ठीक है, हाउ टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम। क्लियर है, ये हमारा आर्टिकल 38 बात करता है। अब मैं फिर आगे चलती हूँ थोड़ा, देखो सिर्फ आपको रटना है और कुछ नहीं करना है इसमें। आर्टिकल 39 की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है, द स्टेट शुड सिक्योर द लाइवलीहुड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, concentration of wealth, of people। ठीक है, लाइवलीहुड, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को क्या करना है, बेसिकली स्टेट को सिक्योर करना है। ये कौन कहता है, हमारा आर्टिकल 39 कहता है। क्लियर है। 39A हमने जोड़ा था गाइस, एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 39A जोड़ा था हमने। ठीक है, कौन से संविधानिक संशोधन से जोड़ा था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। वो क्या कहता है, इक्वल पे फॉर इक्वल इक्वल वर्क, नहीं सॉरी, आपका ये एक सेकेंड, ये तो आपका जस्टिस था, सॉरी एक सेकेंड दीजिए मुझे बस। राइट, ये क्या कहता है आपका, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। जो मैंने आपको अभी बता रही थी वो 39D है। ठीक है ना। तो हमारा 39A क्या कहता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ये हमने कौन से अपने संवैधानिक संशोधन से जोड़ा है,
42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा हमने आपका आर्टिकल 39 जोड़ा है, जो क्या कहता है 39A जोड़ा है, जो क्या कहता है आपका इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। क्लियर है। फिर बात करते हैं आगे, थर्टी 39 हो गया था, 40 पे चलते हैं अब। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत। पंचायतों का क्या करना, ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजेशन करना। आर्टिकल 40 क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत। क्लियर है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 41 क्या कहता है, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। अब ये वर्ड राइट लगा है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 41 आपकी फंडामेंटल राइट नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ठीक है। अनुच्छेद 42 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 42, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। मैटरनिटी रिलीफ की कितने साल की आपकी छुट्टी मिलेगी, जब कोई भी विमेन क्या होगी, प्रेग्नेंट होगी। ठीक है ना। तो उस टाइम पे हमारी क्या है, सारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोली गई है आर्टिकल 42 में। ठीक है। फिर आते हैं आर्टिकल 43। ये क्या कहता है, ये क्या सिक्योर करता है, आपके लिविंग वेजेस, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की एक किसी भी स्टेट का क्या है, एक कर्तव्य है, ड्यूटी है कि वो क्या है, अपने जितने भी उनके रहने वाले सिटीजन हैं उनको डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दें, उनको जो भी रहने के लिए जितने भी पैसे चाहिए वो पैसे मिले, और उनको सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त हों। ठीक है। ये क्या है, आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 43 है कि स्टेट ये इंश्योर करता है कि आपको लिविंग वेजेस मिले, अच्छी लाइफ जीने के लिए, नॉर्मल जो डिसेंट लाइफ होती है उसको जीने के लिए कितने पैसे मिले, और आपकी वो राइट है, और आपकी सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ठीक है। लेकिन ये आप सबकी राइट है, फंडामेंटल राइट आपकी नहीं है, ध्यान दीजिए। तो अगर ये नहीं मिलता है तो आप क्या करते हैं, कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर कोई गरीब जैसे पड़ा हुआ है आपके रोड पर, ठीक है, अगर वो रहते हैं रोड पे, ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं, कोर्ट तो नहीं जा सकते कि भाई हम गरीब हैं और हमको ऐसे रोड पे कर रखा है। ठीक है। लेकिन क्या करती है सरकार, उनके लिए अलग अलग फॉर्म की क्या लाती है, स्कीम लाती है कि उनको घर प्रोवाइड करवाती है। तो वो सब क्या आती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के ही अंतर्गत आपकी आ जाती हैं। फिर अगर मैं बात करूं आर्टिकल 43A, आर्टिकल नया जोड़ा है, उसी में जोड़ा हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा है। ये क्या कहता है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज में जो आपके वर्कर काम करेंगे उनका कैसे उनका मैनेजमेंट कैसे करना है बेसिकली। ठीक है ना। आपका उनको कौन कौन से वर्किंग आवर्स देने हैं, कितने वर्किंग आवर्स देने हैं, लेबर लॉस की बेसिकली हम बात करते हैं 43A में। ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल एक और हम लेके आए हैं 43B, वो क्या कहता है, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है। बस ये गाइस आपको याद करना है, पेपर में सिर्फ आर्टिकल पूछा जाएगा, और वैसे तो मैं आपको सारे ही करा रही हूँ, लेकिन कुछ कुछ ही पूछे जाते हैं। ठीक है। तो प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर्टिकल 43B कहता है आपका। फिर आते हैं हमारा अनुच्छेद 44 क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 44 आपका, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस पे चर्चाएं चलती रहती हैं कि क्या है ये आचार संहिता, एक प्रकार की आचार संहिता सब पे क्या हो, लागू हो, और एक प्रकार का क्या हो, सिविल कोड हो जो पूरी कंट्री में लागू हो। लेकिन इसमें क्या है, अभी किसी भी जगह लागू नहीं है, एक्सेप्ट एक ही जगह है जो जहाँ पे ये आपका लागू है, दैट इज़ गोवा। आर्टिकल 44 अभी कहीं पर भी लागू नहीं है। ठीक है। फिर चलते हैं आर्टिकल 45 की ओर, इसके बारे में बात करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर। और क्या बोलता है ये, एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रेन
बिलो एज ऑफ 6 ईयर्स, ये ध्यान दीजिए, ठीक है ना। देखिए 6 साल से कम, अभी हमने आर्टिकल 21 में क्या देखा था, 6 से 14 वर्ष के लोगों को शिक्षा का राइट है, फंडामेंटल राइट है, नहीं मिलेगी तो कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन यहाँ क्या बात की है, 6 वर्ष की आयु से कम लोगों के लिए, मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन जो आपकी बेसिकली होती है, जो प्राइम वो आपकी जो वो एजुकेशन होती है आपकी प्रिपेटरी जो एजुकेशन होती है, राइट। तो प्रिपेटरी एजुकेशन के लिए 6 ईयर से कम एजुकेशन के लिए, फर्स्ट क्लास से नीचे मतलब नर्सरी प्री नर्सरी वाली एजुकेशन के लिए, उनके लिए क्या है, सबके लिए एजुकेशन का प्रावधान है। लेकिन ये आर्टिकल 45 है, मतलब डीपीएसपी है। अगर 6 वर्ष की आयु के नीचे से अगर आपको नहीं मिलता है बच्चों को शिक्षा, तो लेकिन उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट नहीं जा सकते। जबकि फंडामेंटल राइट में आपको 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी आर्टिकल 21 के तहत, तो उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। तो यही बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारा आर्टिकल 45 और आर्टिकल 21 के अंदर, ठीक है। 6 से कम उम्र के बच्चे हैं तो उन्हें एजुकेशन मिलनी चाहिए, ऐसा डीपीएसपी कहता है, ठीक है, ऐसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। लेकिन नहीं मिलेगी तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। सेम मौलिक अधिकार बात करते हैं 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, अगर नहीं मिलेगी आपको ये शिक्षा तो आप कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 21 ये कहता है। और कोर्ट जाएंगे तो कहाँ, किस आर्टिकल के थ्रू जाएंगे, अनुच्छेद 32 के थ्रू जाएंगे, ठीक है, क्लियर है इतना। फिर बात करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। 45 देखा था, 46 देखेंगे, ठीक है। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर वीकर सेक्शन, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 46 क्या कहता है कि इन सब लोग जो है हमारे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है या अन्य कोई हमारे आर्थिक कमज़ोर वर्ग है, अदर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इनके लिए इनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को क्या करना है, प्रमोट करना है। इनकी आर्थिक और आपकी जो आपकी आर्थिक और आपकी क्या है, आपकी इनकी जो शिक्षा संबंधी जो इनके राइट्स हैं, इनको क्या करना है, प्रमोट करना है। तो ये क्या कहता है हमारा आर्टिकल 46 कहता है, ठीक है। इतना समझ आया आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं फिर, ठीक है ना। देखिए फिर आता है हमारा आर्टिकल 47। मैंने अच्छा आप लोगों को एक चीज़ नहीं बताई थी, एक सेकेंड। देखिए गाइस, इसमें मैंने आपको एक चीज़ थोड़ी सी नहीं बताई थी उस टाइम, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए क्या है आपका जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, मैंने बताया कि ये क्या है, जस्टिशिएबल नहीं है, नॉन जस्टिशिएबल है। बिल्कुल सही बात कि आप इसके लिए क्या है, कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के लिए क्या है, आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इसका क्या मतलब है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हैं, डीपीएसपी से क्या है, बड़ी है। मतलब अगर डीपीएसपी की बात करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और आपके फंडामेंटल राइट्स, तो उसमें आपके कौन प्रिवेल करेगा, कौन जीतेगा, आपका
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हार जाएगी और कौन जीतेगा, फंडामेंटल राइट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन हर जगह क्या है, ये चीज़ नहीं चलती है। देयर आर सम एक्सेप्शंस जहाँ पे हमारा क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स क्या होती है, प्रिवेल नहीं करती। और कौन प्रिवेल करता है, आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रिवेल करती है। ठीक है, एक सेकंड दीजिए, मेरा पेन नहीं चल रहा है ये। एक सेकंड दीजिए बस गाइस। पेन टैब थोड़ा सा 2 मिनट गाइस रुक गया है। गाइस 2 मिनट, पेन टैब मेरा क्या हो गया है, स्टॉप हो गया। आई डोंट नो व्हाट इशू आया, बस 2 मिनट और दीजिए मुझे। मैं इसे 2 मिनट एक बार दोबारा डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करती हूँ। गाइस पेन टैब ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, एक सेकंड।
यस गाइस, ठीक है, थैंक यू, आप लोगों ने थोड़ा सा वेट किया। अब आई गेस मेरा पेन वर्क कर रहा है, ठीक है, तो राइट, ठीक है, ठीक है। अभी हम क्या बात कर रहे थे, हम देख रहे थे हाँ कि फंडामेंटल राइट्स वैसी हमारी क्या होती हैं, आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से क्या होती हैं, प्रिवेल करती हैं। लेकिन देयर आर सम ऑफ द डिफरेंट केसेस जहाँ पे क्या होता है, हमारी फंडामेंटल राइट्स क्या होती हैं गाइस, प्रिवेल नहीं करती हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रिवेल करती हैं। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 39 बी और सी। आर्टिकल 39 और 39 बी और सी क्या है आपका, बेसिकली ये पेन ठीक से अभी भी वर्क नहीं कर रहा है, कहीं चला रही हूँ मैं, कहीं चल रहा है। 39 बी और सी क्या है आपकी, प्रिवेल करती हैं आर्टिकल 14, 19 और 31 के सामने, ठीक है ना, 14, 19 और 31 के सामने, ठीक है। पेन का प्रॉब्लम हो ही रहा है अभी भी। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि आर्टिकल 39 बी और सी क्या होती है आपकी, आर्टिकल 14, 19 और 13 प्रिवेल करती हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फंडामेंटल राइट के ऊपर, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताना भूल गई थी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि वैसे हमारी फंडामेंटल राइट्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर्टिकल देन डीपीएसपी, लेकिन कुछ कुछ आर्टिकल्स हैं 39 और 39 का बीसी जो प्रिवेल करते हैं हमारी फंडामेंटल राइट्स 14, 19 और 31 के ऊपर, ठीक है। तो चलते हैं वापस जहां हम बात कर रहे थे। ठीक है, आर्टिकल 46 देख लिया था हमने, फिर हम आर्टिकल 47 देखते हैं। देखिए क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, ड्रग्स एक्सेप्ट मेडिकल, पेन फिर से वर्क नहीं कर रहा, मेडिकल यूज बेसिकली, ठीक है ना। बीच बीच में गाइस पेन बहुत प्रॉब्लम कर रहा है आपका, ठीक है, तो मैं ऐसे बताती हूँ आपको। आर्टिकल 47 हमारा क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, ठीक है, एक्सेप्ट मेडिकल यूज। तो मेडिकल यूज के अलावा हमें क्या है, अगर हम इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स का बेसिकली आपकी जो शराब होती हैं या ऐसे ड्रग्स का यूज़ करते हैं तो उसका निषेध है, प्रोहिबिशन है, ठीक है ना। ये हमारा आर्टिकल 47 कहता है, जो आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। बिना पेन वर्क के ही गाइस हमें थोड़ा देखना पड़ेगा ये क्लास, जब तक मैं ट्राई कर रही हूँ साथ साथ पेन चले हमारा। आर्टिकल 48 देख लेते हैं क्या होता है, आप लोग लिख लीजिए प्लीज़, मैं डिक्टेट कर दूंगी आपको। आर्टिकल 48 आपकी बात करता है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की, ठीक है ना, किसकी, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की। तो ये क्या है बेसिकली, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक बेसिस। तो जो हमारी जो मॉडर्नाइजेशन और साइंटिफिक हमारी जो थ्योरीज हैं उनके आधार पे हमारा कृषि और एनिमल हस्बेंड्री बेसिकली उनका क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन करना है, ये हमारा आर्टिकल 48 कहता है, ठीक है। फिर 48A क्या कहता है आपका, 48A कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना। ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी में भी है, ड्यूटी में होगा तो वो आपको आपकी राइट है, वो आपकी ड्यूटी है, सॉरी, किसी भी सिटीजन की ड्यूटी है कि इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 48A जो कहता है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट की डायरेक्शन है कि उनको क्या करना है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ करना है, ठीक है ना। तो ये आपका 48 भी हो गया। फिर 49 देखते हैं, मॉन्यूमेंट्स का हमें प्रोटेक्शन करना है, इसमें 49 में वर्क कर रहा है गाइस।
ठीक है ना। आर्टिकल 49 क्या है हमारा, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ठीक है ना, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड सिटी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, क्लियर है। 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स और सिटीज, ऐसी सिटीज जो हमारी राष्ट्र के लिए क्या है, इंपॉर्टेंस रखती हैं, राष्ट्र के लिए, नेशन के लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं, और ऐसे मॉन्यूमेंट्स उनका क्या करना है, संरक्षण करना है, प्रोटेक्शन करना है। ये भी हमारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज में आती है। वो आपकी ड्यूटी होगी, सिटीजन की ड्यूटी होगी, यहाँ किसकी है, स्टेट की ड्यूटी है, वो आर्टिकल 49 के तहत, ठीक है, क्लियर है। फिर आर्टिकल 50 की अगर मैं बात करूं तो ये क्या कहता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है, सेपरेशन फ्रॉम जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये क्या कहता है बेसिकली कि आपका 50-50% किस होना चाहिए, किसका, जुडिशरी का भी और एग्जीक्यूटिव का भी, जुडिशरी का भी और एग्जीक्यूटिव का भी, ठीक है। 3 प्रकार की हमारी गवर्नमेंट की फॉर्म्स होती हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। उसमें से एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर का पार्ट माना जाता है और एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग रखा जाए, ये किसकी जिम्मेदारी है, हमारे स्टेट की जिम्मेदारी है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हमारा आता है। आर्टिकल 51 की अगर मैं बात करूँ तो क्या है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल, ये पेपर में आया था यूपीपीसीएस में लास्ट ईयर में, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है। आर्टिकल 51 क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एक तो पार्ट है, ऐसे क्वेश्चन में आता है कि आर्टिकल 51 क्या है, किसका हिस्सा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है, या पार्ट पूछ लेंगे तो पार्ट कौन सा है, पार्ट 4, ठीक है ना। तो ये क्या है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, आर्टिकल 51 आपका ये कहता है, क्लियर है इतना। तो ये सारे हमारे क्या थे, आर्टिकल्स थे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। तो मैंने लगभग आपको सभी करा दिए हैं, इसमें से कुछ कुछ ही आएंगे हमारे जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। इम्पॉर्टेंट में अगर आपको एक बार बता दूं तो हमारा 51 इम्पॉर्टेंट है। फिर मैं शुरुआत से एक बार स्टार्ट कर देती हूँ। जो अगर मैं बात करूँ आपका 37 की डीपीएसपी नॉन जस्टिशिएबल है, वो इम्पॉर्टेंट है हमारा। फिर 39A इम्पॉर्टेंट है, इक्वल जस्टिस फॉर फ्री लीगल एड। 39 हमारा डी इम्पॉर्टेंट है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। फिर 40 पंचायत इम्पॉर्टेंट है हमारा। फिर आपका 43 इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कॉटेज इंडस्ट्री की बात होती है, लघु उद्योग की बात होती है, कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है ना। 44 इम्पॉर्टेंट है आपका, यूनिफॉर्म सिविल कोड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर 45 भी इंपॉर्टेंट है, अर्ली चाइल्डहुड केयर, जिसमें हमने अर्ली एजुकेशन दी थी 6 साल से बच्चे को पहले के लिए, ठीक है ना, 45। फिर आपका 48 इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री इंपॉर्टेंट है। 49 इंपॉर्टेंट है, स्मारक का प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। और 51 इंपॉर्टेंट है आपका, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। इतना क्लियर है। तो ये सब हमारी क्या है, हमारी वो आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है। अब देखिए इसमें नेगेटिव्स क्या क्या हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, वो और देख लेते हैं कि क्या क्या क्रिटिसिज्म है जो फेस करती है हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो यही है कि क्या है, ये नॉन जस्टिशिएबल कैरेक्टर की है। भाई इनमें से अगर कुछ ना हो तो क्या है, आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है ना, सबसे पहले तो। फिर मतलब लॉजिकल मैनर में अरेंज नहीं है, कोई भी किसी के बाद भी, जैसे आपकी फंडामेंटल राइट्स क्या है, लॉजिकल मैनर में अरेंज है, जैसे एक राइट के बाद दूसरे उसी से रिलेटेड राइट की बात की गई है। यहाँ पे कुछ भी लॉजिकल मैनर में अरेंज नहीं है, तो नॉट इन लॉजिकल मैनर, ठीक है। एक तो ये क्रिटिसिज्म है, ठीक है। फिर डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी के होने से क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, क्योंकि कुछ बातें क्या होती हैं, राइट होती हैं इसमें कि फ्री लीगल एड हमें मिले, भाई हमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिले, तो क्या होता है इससे लोग क्या करते हैं, कोर्ट पहुंच जाते हैं। वो बात अलग है, इसको मान्यता नहीं दी जाती, लेकिन क्या होता है इससे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं कि आफ्टर ऑल है तो हमारे संविधान का हिस्सा, तो इसको अगर हम, ये बिल्कुल ही बाध्य नहीं है, बिल्कुल ही लोग नहीं मानेंगे, तो फिर इसको रखा क्यों है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स उल्टा ये कुछ आपको रिलैक्सेशन देने की वजह क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स आपके अराइज कर देते हैं, ठीक है।
बाकी आपके क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं सेंटर स्टेट के बीच में, ठीक है ना, उन सब चीज़ों से रिलेटेड है, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने देख लिया। उसके बाद इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे केसेस हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। चंपाकम दोराई राजन केस 1951, ये क्या कहता है बेसिकली कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में, तो कौन जीतेगा? फंडामेंटल राइट जीतेगा। ये इसने ये कहा था, ठीक है ना, कि फंडामेंटल राइट जीतेगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा। ये किसने कहा? चंपाकम दोराई राजन केस 1951 ने, ठीक है। फिर अगला केस कौन सा आया? अगला केस आया हमारा 1967 का बहुत ही फेमस गोलकनाथ केस 1967, ठीक है। इस केस ने क्या कहा कि एक तो जो संसद है हमारी पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कार्यान्वित करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इतनी सारी हमने राइट्स देखी 51 तक जो हमने राइट देखी, उनका को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट के अंदर फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता। ये किसने कहा है? इस गोलकनाथ केस ने कहा है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को क्या करेगा? अमेंड नहीं कर सकता, सिर्फ किस लिए कि भाई आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, सिर्फ इसीलिए आप फंडामेंटल राइट्स को क्या अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। ये गोलकनाथ केस ने कहा। और आपका क्या कहा कि उसने एक चीज़ और बोली जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि आर्टिकल 39 बी और सी बड़े हैं किससे? आर्टिकल 14, 19 और 31 से। तो एक ही जगह पे सिर्फ फंडामेंटल राइट्स छोटी पड़ जाती हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। कहाँ? आर्टिकल 39 बी और सी आपके बड़े हो जाते हैं आर्टिकल 14, 19 और 31 से। तो ये दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण गोलकनाथ केस में कही गई हैं, ठीक है। फिर कुछ और इम्पोर्टेंट केस देख लेते हैं, एक दो और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। केशवानंद भारती केस 1973 का, ये हमने देखा था, कहाँ देखा था? आपका जब हमने प्रियम्बल पढ़ा था लास्ट टू लास्ट क्लास में प्रियम्बल पढ़ा था, तब देखा था कि 1973 में हमने केशवानंद भारती केस लाया जिसने क्या कहा था कि प्रियम्बल अमेंड हो सकता है, ये कहा था। और 3 साल बाद ही हमने 1976 में हमने प्रियम्बल में प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ दिए थे। तो केशवानंद भारती केस ने और क्या बातें कही थी? उसने कहा था, इसने अप्रूव किया एक तो किसके केस को? गोलकनाथ केस ने क्या कहा था कि आर्टिकल 39 बी और सी बड़ा होगा 14, 19, 13 से। तो उस चीज को अप्रूव किया। इट अप्रूव्ड दी सुप्रीमेसी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ओवर फंडामेंटल राइट्स, कि कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं जो हमारी फंडामेंटल राइट से क्या करती हैं? बड़ी होती हैं। तो कौन सी हैं वो अभी हमने देख ही लिया कि आर्टिकल 19, 31 और 14 से बड़ा है हमारा आर्टिकल 39 बी और सी। ये चीज़ को और अप्रूव दिया किसने दिया? केशवानंद भारती केस ने दिया, ठीक है। और लीगल सुप्रीमेसी रखी उन्होंने। और एक 40 ढंग से जो लिख दिया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में के थ्रू हमने ये चीज़ लीगल सुप्रीमेसी प्रोवाइड कर दी उस चीज़ को। क्लियर है? ठीक है। फिर देखते हैं हम एक और चीज़, एक और केस था हमारा मिनर्वा मिल्स केस 1980। ये क्या कहता है कि डीपीएसपी सबऑर्डिनेट है किसके? फंडामेंटल राइट के। अभी उसके ऊपर क्या हो रहा था 1976 में क्या बातें हो रही थी? जब
39B और C जो था बड़ा हो गया था फंडामेंटल राइट से, लीगल उसको एक सुप्रीमेसी मिल गई थी, तो काफ़ी सारी और फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बातें आ गई कि भाई अब ये भी फंडामेंटल राइट क्या है, छोटी हो गई DPSP से। लेकिन मिनर्वा मिल्स ने कंफर्म कर दिया कि एक्सेप्ट आर्टिकल 39B और C कोई भी DPSP फंडामेंटल राइट से बड़ी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 39B और C फंडामेंटल राइट 14, 19 और 31 से बड़ी होगी। और इसने एक और बात क्या कही कि जो आपका आर्टिकल 31 था उसको रिपील कर दिया था, जो हमने देखा था किसमें, आर्टिकल 31 क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी था, तो इस केस ने ये और बात हमारी कही थी। क्लियर है? तो ये कुछ बातें थी, और एक दो बातें आपकी और इम्पॉर्टेंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं जो आपकी पार्ट 4 में नहीं आती हैं, ठीक है ना, पार्ट 4 में नहीं आती है, पार्ट 4 के बाहर है, आउटसाइड दी पार्ट 4, ठीक है। 3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं जो पार्ट 4 के बाहर आती हैं। कौन कौन सी? आर्टिकल 335, ये आपकी पार्ट 16 में आती है 335, फिर आर्टिकल 350A पार्ट 17 में आती है, और आर्टिकल 351 पार्ट 17 में आती है, ठीक है। क्या क्या कहती हैं ये? आर्टिकल 335 आपका क्या कहता है, सॉरी, आर्टिकल 335 आपका कहता है इट क्लेम ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द अपॉइंटमेंट्स टू सर्विस। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अपॉइंटमेंट का क्लेम करता है सर्विसेज के अंदर, आर्टिकल 335 पार्ट 16 में आता है। ये भी आपकी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। फिर आर्टिकल 350A क्या कहता है कि देयर शुड बी द मतलब फैसिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग लैंग्वेज में क्या होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, किनकी? चिल्ड्रन की, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन उनकी मदर टंग में होनी चाहिए, ऐसा क्या कहता है, आर्टिकल 350A कहता है। लेकिन फिर वही बात है, अगर नहीं होगी तो आप इस चीज़ के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। तो मदर टंग लैंग्वेज शुड बी यूज्ड इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, कौन से? आपके लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वाले। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ठीक है। फिर आपका आर्टिकल यहाँ क्या था, 351 था, पार्ट 17 में आता है। ये क्या कहता है कि देयर इज ड्यूटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज so as to serve the medium of expression for all। मतलब सभी की मतलब सभी को बेसिकली क्या है, हमें हिंदी सिखानी है, डेवलपमेंट करना है हिंदी का, ताकि सभी का क्या हो, जो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन हो वो कॉमन हो सके। क्योंकि मेजॉरिटी में कौन है बोलने वाले, हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, तो उनकी क्या है, मैक्सिमम लोगों को क्या है, इट शुड सर्व द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कॉमन एक्सप्रेशन जो हिंदी लैंग्वेज का होगा। तो ये आर्टिकल 351 कहता है, जो हमारा पार्ट 17 में है। तो ये तीन हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थी, जो आपकी क्या कहती हैं, जो बाहर है हमारी पार्ट 4 से। कौन सी? आर्टिकल 335, आर्टिकल 350A और आर्टिकल 351, ठीक है। आर्टिकल 355 क्या कहता है, 335 की शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अपॉइंटमेंट में क्लेम हो सर्विसेज में। फिर 350A क्या कहता है कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन उनके मदर टंग में कराई जाए। और आर्टिकल 351 क्या कहता है, जो पार्ट 17 का हिस्सा है, कि कॉमन एक्सप्रेशन हो लोगों का, कॉमन लैंग्वेज हो, ताकि पूरी इंडिया के लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकें, और उसके लिए क्या किया जाए, हिंदी लैंग्वेज का क्या किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए हर जगह। तो ये आपका आर्टिकल 351 था। और इसी के साथ ये 3
नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं जो पार्ट 4 के बाहर दिए गए हैं। कहाँ दिए गए हैं? पार्ट 16 और 17 में दिए गए हैं। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी खत्म होता है। ठीक है, और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना आपका आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा पार्ट 4A में। देखिए पार्ट 4A। अब देखिए अभी तक क्या था, हम पार्ट्स देख रहे थे 1 2 3 4 5 आना चाहिए था उसके बाद। अब एक तो बात आई है 4A, तो बीच में जोड़ा गया है एक। तो सबसे पहली बात तो हमने कोई अमेंडमेंट किया होगा, तो कौन सा अमेंडमेंट किया है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा पार्ट 4A आपका जोड़ा गया है। जो मौलिक कर्तव्य हैं किनके? सिटीजन्स को कुछ मौलिक कर्तव्य हैं जो जिनका पालन करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब क्या है ये किनकी, एक क्वेश्चन आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट कि किसकी कमेटी के रिकमेंडेशन से जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, उन्होंने रिकमेंड किया था। कब? इमरजेंसी के टाइम। देखो जब नेशनल इमरजेंसी हुए थे ना, तो क्या हुआ था, सब लोगों ने क्या किया था, आपका गलत तरीके से क्या किया था, अपनी फंडामेंटल राइट्स को उपयोग करना शुरू कर दिया था। तो तब ये बात की गई थी कि भाई कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए, जो कर्तव्य होने चाहिए, जो किनको फॉलो करने चाहिए, सिटीजन्स को भी फॉलो करने चाहिए। तो वो कौन से कर्तव्य होंगे? हमने बीच में एंटर किए कि पहले पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स मिल गई, पार्ट 4 में स्टेट ने भी अपना काम कर दिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। अब पार्ट 4A में कुछ ऐसा होना चाहिए जो सिटीजन्स की क्या हो, ड्यूटीज़ हो, कि भाई सिटीजन्स को भी अब इस कंट्री के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है ना, उनको हमने राइट्स भी दे दी, स्टेट भी उनके लिए काम कर रहा है, तो उनको भी अब इस कंट्री के प्रति कोई अपनी ड्यूटीज़ को निभाना चाहिए। तो ये सिटीजन्स के लिए ही है, सिर्फ ओनली फॉर सिटीजन्स, उन लोगों के लिए नहीं है ड्यूटीज़ जो नॉन सिटीजन्स हैं इंडिया के। ठीक है ना, क्योंकि हमारी फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए थी। मतलब वो बात अलग है, कुछ फंडामेंटल राइट्स हमारी सिर्फ सिटीजन्स के लिए थी, लेकिन काफ़ी सारी फंडामेंटल राइट्स हमारी नॉन सिटीजन्स के लिए भी थी। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो लागू होगा वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के ही ऊपर लागू किया जाएगा। तो इट इज़ ओनली फॉर सिटीजन्स। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से हमने जोड़ा, ये भी बताया। और कौन सी कमेटी थी? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी। अब सरदार स्वर्ण सिंह जो आपकी कमेटी थी, मैं दोबारा एक बार लिख देती हूँ। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने क्या किया था, सजेस्ट की थी 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ सजेस्ट की थी, लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया, 2 और हमने ड्यूटीज़ इसमें इंक्लूड की थी। तो 8 और 2 हमने 10 टोटल इंक्लूड की थी। कब? हमारे 1976 में। तो पहले तो वो 10 देख लेते हैं। और आज की डेट में कितनी है टोटल गाइस? टोटल आज की डेट में 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। 1976 में जब हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा था, तो सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी थी, जिसमें से 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ का सजेशन किसने दिया था? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने दिया था, और 2 हमने नॉर्मल फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया था। ठीक है, तो पहले तो ये जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो देख लेते हैं कौन सी, और वो जो 11वीं कौन सी होगी वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके आपकी। देखिए ये आर्टिकल कौन सा होगा? पहली बात तो हमने कहाँ फिनिश किया था? पहले आर्टिकल 51 पे फिनिश किया था, जो कह रहा था इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को की प्रोटेक्शन करनी है, वो 51 था। और अगला आर्टिकल कौन सा होगा? 52 होगा। लेकिन वो कहाँ पर है? वो तो आपके पार्ट 5 में है। तो 51 और 52 के बीच में कैसे जोड़ेंगे? तो उसको कैसे जोड़ेंगे? 51A, जैसे हमने पार्ट में ऐड किया कि 4 और 5 के बीच में हमने 4A को जोड़ा, तो सिमिलरली आर्टिकल में भी क्या जोड़ेंगे? हम 51A जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 51
ए है, ठीक है। अब इस 51A में 11 राइट्स हैं टोटल, 11 ड्यूटीज हैं सॉरी, तो उसको एक एक करके देख लेते हैं। तो 51A जिसको अगर मैं बात करूं तो ऐसे देखेंगे 51AB, ठीक है। तो देख लेते हैं पहली ड्यूटी हमारी क्या है, इट इज टू रिस्पेक्ट आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस, और किसकी रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल फ्लैग की और नेशनल एंथम की। तो सबसे पहली ड्यूटी ही हमारी क्या कहती है कि भाई आपको अपने नेशनल फ्लैग, अपने नेशनल एंथम और इंडिया के जो भी आइडियाज़ हैं उन सब की क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। फिर आता है हमारा आर्टिकल 51A का बी, सेकंड जो हमारी ड्यूटी है वो क्या कहती है, नोबल आइडियाज होने चाहिए सभी के, दैट इंस्पायर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अगर किसी भी मौके पे हमको क्या मिल जाए, अगर बेसिकली कोई हम पे आके रूल करना शुरू हो जाए, तो जैसे हमारे रेवोल्यूशनरीज ने हमारे लिए फाइट किया था, वही सारे हमारे आइडियाज़ होने चाहिए, हमारी फीलिंग्स होनी चाहिए कि हम खुद को सेव करने के लिए क्या करें, ड्यूटी है हमारी कि क्या हो, फ्रीडम स्ट्रगल में क्या करें, हिस्सा लें और अपने आइडियाज़ की क्या करें, सबको अपने आइडियाज़ की हेल्प से इंडिया को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। फिर तीसरी राइट, थर्ड राइट जो है, जिसको मैं बोल सकती हूँ आर्टिकल 51A का सी पार्ट, ये क्या कहती है, प्रोटेक्शन ऑफ, कि प्रोटेक्ट करो किसको, सॉवरेनिटी को, यूनिटी को और इंटीग्रिटी को, ठीक है। ये हमने देखा था यूनिटी और इंटीग्रिटी हमारे कहाँ थे, प्रियम्बल में शब्द यूज किए गए थे। तो अपनी सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, ये और हमारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है। फिर आता है 51AC का डी पार्ट, मतलब 51A का डी पार्ट, चौथी राइट हमारी, फोर्थ ड्यूटी। फोर्थ ड्यूटी क्या है, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज, ठीक है। जब जरूरत पड़े तो इंडिया अपनी कंट्री को क्या करना है, डिफेंड करना है। कहीं पर भी हमारे को बुलाया जाए तो हमें ये सब काम करने चाहिए। जैसे हमने देखा भी था आर्टिकल 34 में देखा था कि हमें कहीं पर भी क्या है, बुलाया जा सकता है, ठीक है ना। तो 51A का डी पार्ट हमारा क्या कहता है, हमें कंट्री को डिफेंड करना है जब भी हमसे कहा जाएगा तो। फिर आर्टिकल 51A का ई पार्ट जो हमारी फिफ्थ ड्यूटी है वो क्या कहती है कि भाई प्रमोट करो क्या, हार्मनी, शांति एक तो बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड और रिनाउंस प्रैक्टिसेस derogatory to the dignity of women। ऐसे कार्य में इन्वॉल्व ना हो या ऐसे कार्यों का खंडन करें जो विमेन की डिग्निटी को खराब करते हैं, डिटोरिएट करते हैं, ठीक है। तो 51 का ई हमारा क्या कह रहा है, 51A का ई, ठीक है ना। फिफ्थ ड्यूटी जो है वो क्या कहती है कि शांति बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें और विमेन की डिग्निटी को क्या है, मेंटेन करके रखें, ठीक है। तो ये हमारा कौन सी थी, पांचवी ड्यूटी थी, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपनी छठी ड्यूटी की तरफ, आर्टिकल 51A F पार्ट, सिक्स्थ ड्यूटी, ठीक है। सिक्स्थ ड्यूटी क्या कहती है कि प्रिजर्व रिच हेरिटेज, जितनी भी अपनी हेरिटेज है उसको क्या करें, प्रिजर्व करके रखें, ठीक है। अपने जितने भी बेसिकली आपके स्मारक हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको क्या करें, प्रिजर्व करें। तो मॉन्यूमेंट्स वाली जो भी हमारी ड्यूटी है, मॉन्यूमेंट्स वाली जितनी भी हमारी ड्यूटी है वो किस आती है, सिक्स्थ फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर आती है। फिर अगर मैं बात करूँ 51A का जी पार्ट, मतलब अपनी सेवेंथ फंडामेंटल ड्यूटी, तो ये क्या होगी, प्रोटेक्ट नेचुरल इन्वायरमेंट। ये हमने अभी देखा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी थी, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट करना है। नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या आ जाएगा इसमें, फॉरेस्ट, लेक्स,
रिवर्स, वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अब जब पेपर में आपके क्वेश्चन आएगा, सोचिए कि प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, लेक, वाइल्ड लाइफ, रिवर्स, नेचुरल एनवायरनमेंट, ये कहाँ आता है? तो अब ऑप्शन में क्या होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी होगा और फंडामेंटल ड्यूटी भी होगा। तो क्या लगाओगे, इसमें फंडामेंटल ड्यूटी लगाना है, क्योंकि वहाँ सिर्फ नेचुरल एनवायरनमेंट की बात की गई थी। अगर अलग से वहाँ नेचर की बात की गई, अगर नेचर की बात की गई थी, अगर अलग से फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स की बात की जाएगी, वाइल्ड लाइफ की बात की जाएगी, तो ध्यान रखिएगा हमारी वो फंडामेंटल ड्यूटी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं है। ठीक है ना, जहाँ पर भी फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ लिखा आ गया तो वो फंडामेंटल ड्यूटी की बात हो रही है। फिर आते हैं हम अपनी आठवीं ड्यूटी की तरफ, विच इज़ 51A(H). ठीक है, ये क्या कहता है कि डेवलप दिस साइंटिफिक टेम्पर। ठीक है, बेसिकली जो लोग साइंस की तरफ बढ़ना चाहते हैं उन, और अपने, हमको क्या है, हर सिटीजन को क्या होना चाहिए कि साइंटिफिक टेम्पर अपना इंक्रीज करना चाहिए। मतलब साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ क्या करना चाहिए, अपने आप को क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, उजागर करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, ताकि इंडिया का क्या हो, फर्दर डेवलपमेंट हो। ठीक है, ये क्या कहता है, आपकी 8वीं ड्यूटी कहती है। फिर आते हैं अगली 9th ड्यूटी पे, 51A(H) के बाद आपका I आता है। ठीक है, जो आपकी 9th ड्यूटी है, ये क्या कहती है, आपकी 9th क्या कहती है, सेफगार्ड ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी का क्या करना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कोई भी, जितनी भी बाहर पब्लिक प्रॉपर्टी है उस पर क्या करना चाहिए, उसे खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या है वो बेसिकली पब्लिक प्रॉपर्टी है, सरकारी संपत्ति है, जिसको आपको खराब नहीं करना है। ठीक है, ये क्या था, हमारी 9th ड्यूटी थी। फिर आते हैं 10th ड्यूटी की तरफ, कौन सा है आर्टिकल, 51A का J पार्ट। ठीक है, ये क्या कहता है, टुवर्ड्स मतलब बेसिकली आपका एनकरेजमेंट टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स। हमको या हमारे आसपास के लोगों को हमें एनकरेज करना है, खुद भी क्या करना है, सारे स्फेयर्स में, सारी फील्ड्स में किसकी तरफ ऐसे काम करना है कि हमें क्या करना है, खुद को एक्सीलेंट रखना है, खुद को बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे रखना है, तभी इंडिया क्या करेगी, ग्रो करेगी। ठीक है, अब ये 11th ड्यूटी, 10th तो यहाँ तक हो गई। अब ये जो 11th ड्यूटी है वो आपकी क्या है, नई जोड़ी गई है, और हमने कहाँ से जोड़ी गई है, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू जोड़ी गई है। जो हमने क्या किया था, फंडामेंटल राइट में भी जोड़ा गया था हमने, राइट टू एजुकेशन, इसमें भी जोड़ी गई है। इसमें क्या जोड़ी गई है कि ड्यूटी है पेरेंट्स की कि अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटी दें, किसकी, एजुकेशन की, टू चाइल्ड, कितने से कितने, 6 से 14। हर पेरेंट की ड्यूटी है कि अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को क्या किया जाए, एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी दें। ठीक है, तो ये क्या था बेसिकली आपका 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में हम राइट टू एजुकेशन लेके आए थे, आर्टिकल 21A। ठीक है ना, देखिए आर्टिकल 21A कैपिटल ए हम लेके आए थे 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के जरिए, जो एक फंडामेंटल राइट थी। तो फंडामेंटल राइट में भी इसका वर्णन है, बच्चों को शिक्षा देने के लिए, जो 6 से 14 वर्ष की आयु को शिक्षा देती है, अनिवार्य शिक्षा देती है, वो होती है फंडामेंटल राइट। फिर हमने बच्चों की शिक्षा का वर्णन देखा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी। उसमें हमने क्या देखा था कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा प्रदान करेगा कौन, स्टेट गवर्नमेंट प्रदान करेगी, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं होगी। अगर प्रदान नहीं की तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। फिर हमने अभी देखा फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी बात की गई है बच्चों की शिक्षा को लेके, कि यहाँ क्या है, पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने की अपॉर्चुनिटी दें। अगर कोई कंप्लेंट करे बच्चा कि मेरे पेरेंट्स मुझे स्कूल नहीं भेजते ज़बरदस्ती, और वो बच्चा अगर 6 से 14 उम्र की उसमें होगा, तो क्या हो जाएगा, उन पे वो क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि ये भी जस्टिशिएबल नहीं है। तो ये क्या है,
उनकी ड्यूटीज़ ही हैं जो हमें क्या करनी है, पूरी करनी है। लेकिन स्टिल देयर कैन बी केसेस हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे कुछ कुछ ऐसे कमीशंस बने हुए हैं जो वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। क्लियर है इतना? तो ये टोटल हमारी 11 ड्यूटीज़ थी जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंडर स्पेसिफाइड है। एक चीज़ और शायद मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से ली हैं, ठीक है? ये चीज़ मैंने आपको शायद नहीं बताई है। जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने आयरलैंड से ली थी, फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से ली थी। तो सिमिलरली हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली है, रशिया से ली है, या ऑप्शन में यूएसएसआर भी आ सकता है, ठीक है ना, रशिया या यूएसएसआर, क्योंकि पहले क्या था, वो यूएसएसआर था। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम यूएसएसआर और रशिया, ठीक है। कौन सी कमेटी से रिकमेंड की है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी से रिकमेंड किया। उन्होंने कितनी फंडामेंटल ड्यूटी रिकमेंड की थी, 8, बाद में 2 और जोड़ के टोटल ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से साल में जोड़ी गई, 1976 में जोड़ी गई पूरे संविधान में। और कितनी आई थी, इनिशियली 10 आई थी। फिर जो 11वीं आपकी फंडामेंटल ड्यूटी थी वो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के जरिए 11वीं हमने फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। तो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी क्या है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट टू गिव द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रेन। कौन सी एज से कौन सी एज तक के, 6 से 14 वर्ष की आयु के, ठीक है, क्लियर है। तो फिर देखते हैं, बस ये है। अच्छा, आज हमारा टॉपिक गाइस यहीं तक ही था कि हमने आज बची हुई फंडामेंटल अपनी राइट्स कवर कर ली है, फंडामेंटल ड्यूटी भी कवर कर ली और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी हमने सारी देख ली है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्या ख़त्म होता है, पार्ट 3, 4 और 4A हमारा फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 5 से शुरू करेंगे, प्रेसिडेंट की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ देखेंगे सारी चीज़ें, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फिर PM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। और मैंने बहुत जल्दी कराया है, सिर्फ रीज़न यही है कि एक तो हमारे एक क्रैश कोर्स है, सेकंड एग्जाम ओरिएंटेड सिर्फ आपको चीज़ें कराई हैं, डीप एनालिसिस नहीं किया है। डीप एनालिसिस हम अपनी जो रेगुलर हमारा जो 1 ईयर प्रोग्राम है, 1 ईयर प्रोग्राम में हम प्रॉपर डीप एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल राइट्स के ऊपर करीब हम 3-3, 4-4 घंटे प्रॉपर, सिर्फ फंडामेंटल राइट के ऊपर 4 घंटे हमारे, 4 से 5 घंटे हमारे इक्विप्ड रहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें होती हैं। सेम डायरेक्टिव प्रिंसिपल के ऊपर हमारे 2 से 3 घंटे जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या है, क्रैश कोर्स के मुताबिक हम चल रहे हैं और हमको पता है कि 11 अक्टूबर को हमारा एग्जाम भी आना है, तो उसी से रिलेटेड क्या है, हमें फास्ट फॉरवर्ड मोड में हमें चीज़ें करनी पड़ेंगी। और पेपर में क्वेश्चंस आपके यूपी पीसीएस के लेवल के इतने ही आते हैं बस, कि राइट पूछ लेगा, कौन कहाँ से ली गई है, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ी गई है, कौन सी कमेटी ने रिकमेंड की थी, या कौन सी राइट किससे बड़ी है, या कौन से पार्ट में आती है, बस मैक्सिमम ये चीज़ें आती हैं आपकी इन सारी पॉलिटी के जो अब तक हमने जितनी भी क्लासेस की उससे रिलेटेड, ठीक है। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो मैंने आपको ढंग से बता ही दिया था। तो आई होप आप लोगों को क्लास समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कीजिए, जिसका आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो ज्वाइन कीजिए। जितने भी नोट्स हैं आपको वो टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो आई होप गाइस आप लोगों को क्लास समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे चलेंगे हम पार्ट 5 की तरफ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस। गुड डे एंड हैव अ नाइस डे, ठीक है। टेक केयर एंड बाय।